नमस्कार। आप सभी छात्र छात्राओं का जीवन कोचिंग के इस ऑनलाइन वेब पोर्टल पर स्वागत है। हमने भारत के भूगोल में पिछली क्लासों में 6 पार्ट पढ़ चुके हैं और आज हम पढ़ेंगे भारत के भूगोल का 7वां पार्ट। कल हम टॉपिक जो शुरू किए थे उसमें उत्तर भारत के वृहद मैदान के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे, जिसमें से राजस्थान का मैदान और पंजाब हरियाणा दिल्ली के मैदान की चर्चा हो चुकी थी। और आज हम शुरू करेंगे गंगा और उसकी सहायक नदियों के द्वारा निर्मित मैदान, और जो दूसरा मैदान है उसमें हमको पढ़ना होगा ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा निर्मित मैदान। तो आज हम थोड़ा सा शुरू करते हैं। आपके उत्तर भारत का जो मैदान है उसमें कल हमने आपको बताया था इसमें हमको 4 मैदान पढ़ना है, और ये 4 मैदान कौन कौन से हैं। जो पहला मैदान है उसके बारे में हमने आपको बताया था पंजाब हरियाणा और दिल्ली का मैदान। पंजाब हरियाणा और दिल्ली का मैदान। जो दूसरा मैदान है इसके बारे ये कौन सा था, ये है राजस्थान का मैदान, राजस्थान का मैदान। और तीसरा मैदान हमने आपको बताया था गंगा का मैदान या गंगा और उसकी सहायक नदियों के द्वारा निर्मित मैदान। और जो चौथा है ये है ब्रह्मपुत्र नदी का मैदान या ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा निर्मित मैदान। 4 मैदान थे जिसके बारे में कल हमने चर्चा किया था, और जिसमें से कल हमने 2 मैदान पढ़ लिया था और 2 बाकी के जो बचे हुए मैदान हैं आज उनको हम कंप्लीट करते हैं। तो आज की पहली जो टॉपिक है वो हमारी होगी गंगा का मैदान। गंगा का मैदान या गंगा नदी के द्वारा निर्मित मैदान। ये जो गंगा का मैदान है इसको हम 2 भागों में बांटते हैं। अगर हम गंगा के मैदान की बात करें तो जो पहला भाग है उसमें हम बांटते हैं ऊपरी गंगा का मैदान, ऊपरी गंगा का मैदान। और ये जो ऊपरी गंगा का मैदान है इसका जो विस्तार है ये पड़ता है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। इसका विस्तार पड़ता है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। दूसरा है मध्यवर्ती गंगा का मैदान या मध्य गंगा का मैदान। और ये जो मैदान है ये है आपके यूपी का जो मध्यवर्ती हिस्सा है, मध्य यूपी का जो क्षेत्र आता है। और जो उत्तरी गंगा का मैदान है, उत्तरी गंगा का मैदान, ये जो उत्तरी गंगा का मैदान है ये आपका आता है बंगाल और बिहार का क्षेत्र, बंगाल और बिहार का क्षेत्र। गंगा के मैदान को जो हम बांट के पढ़ते हैं उसको हम कितने भाग में बांटते हैं, उसको हम 3 भाग में बांटेंगे। जो सबसे पश्चिम में स्थित गंगा के द्वारा निर्मित मैदान है इसको हम बोलते हैं ऊपरी गंगा का मैदान। जो दूसरा इसको हम बोलते हैं मध्य गंगा का मैदान। और जो सबसे पूर्वी हिस्से में पड़ता है उसको हम बोलते हैं उत्तरी गंगा का मैदान। और ये जो मैदान है ये इसका विस्तार है बंगाल और बिहार में। लेकिन हम देखते हैं इसका जो दूसरा विभाजन है, दूसरा विभाजन कौन सा है। दूसरा जो विभाजन इसमें हम बोलते हैं एक है रोहेलखंड का मैदान, रोहेलखंड का मैदान। और ये जो रोहेलखंड का मैदान है, रोहेलखंड का मैदान इसको हम क्या बोलते हैं, ऊपरी गंगा का मैदान। मतलब कह सकते हैं कि जो गंगा और इसकी जो सहायक नदी है रामगंगा नदी, इन दोनों नदियों के द्वारा जो निर्मित मैदान है उसको हम क्या बोलते हैं, रोहेलखंड का मैदान। और जो दूसरा है इसको हम बोलते हैं अवध का मैदान। इसको हम क्या कहते हैं, अवध का मैदान।
और ये जो अवध का मैदान है ये किसके द्वारा निर्मित है? ये है गंगा प्लस घाघरा नदियों के द्वारा या इनकी सहायक नदियों के द्वारा जो निर्मित मैदान है। और ये किस क्षेत्र में पड़ेगा? ये जो हमारा अवध क्षेत्र है जिसमें हमारा लखनऊ, फैज़ाबाद, अयोध्या, सुल्तानपुर, ये जो सब क्षेत्र हैं ये किस में आते हैं? ये हमारा आता है अवध क्षेत्र में। और यहाँ पर जो निर्मित मैदान है इसको हम क्या कहते हैं? अवध का मैदान। तो एक बार इसको पुनः देख लीजिए। गंगा के मैदान को हम दो भाग में बांटते हैं। जो पहला भाग है उसको हम बोलते हैं ऊपरी गंगा का मैदान, दूसरा भाग उसको हम बोलते हैं मध्यवर्ती गंगा का मैदान या मध्य गंगा का मैदान, और जो तीसरा भाग है इसको हम बोलते हैं आपका उत्तरी गंगा का मैदान जो बंगाल और बिहार में पड़ता है। मतलब कह सकते हैं कि बंगाल का हिस्सा और पूर्वी बिहार का हिस्सा है। और जो दूसरा विभाजन है इस मैदान का, इसको हम दो भाग में बांटते हैं। कौन सा? एक रोहेलखंड का मैदान है और दूसरा अवध का मैदान है। जो रोहेलखंड का मैदान है उसका निर्माण किन नदियों के द्वारा किया गया है? तो रोहेलखंड के मैदान का निर्माण किया गया है रामगंगा और गंगा नदी के द्वारा। और जो दूसरा विभाजन है अवध के मैदान, अवध का मैदान जिसको हम बोलते हैं, तो अवध के मैदान का निर्माण गंगा, उसकी सहायक घाघरा और घाघरा की सहायक नदियों के द्वारा किया गया है। ये हो जाएगा हमारा गंगा का मैदान। और जब हम गंगा नदी तंत्र पढ़ाएंगे तो उसमें हम इन चीज़ों को और डीप में समझेंगे। जो गंगा का मैदान है, गंगा का मैदान, ये जो गंगा का मैदान है इसमें जो मध्य गंगा का मैदान है, मध्य गंगा का मैदान, इसकी कुछ विशेषताएं हैं जहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। जैसे अगर आपसे पूछा जाए कि ये जो बिल भूमि होती है, ये जो टाल भूमि होती है क्या होती है, कहाँ पाई जाती है? ये जो बिल भूमि है और टाल भूमि है ये पाए जाते हैं नदियों के किनारे, नदी घाटी में। मतलब नदी के किनारे का वह क्षेत्र जहाँ पर क्या होता है? जल भरा होता है। जहाँ पर जल भरा होता है इन क्षेत्रों को हम क्या कहते हैं? बिल भूमि कहते हैं। और इसका जो विस्तार है ये मुख्य रूप से आपके पश्चिमी बिहार में है। इसका विस्तार पश्चिमी बिहार में है और कुछ हिस्सा इसका उत्तर प्रदेश में भी है। एक मिलता है चौड़ भूमि। चौड़ भूमि, चौड़ भूमि भी वह क्षेत्र है जो इनकी तुलना में थोड़ी सी इसकी चौड़ाई अधिक होती है और जहाँ वर्ष भर इसमें पानी जमा रहता है। चौड़ भूमि भी मुख्य रूप से बिहार में ही पाई जाती है, गंगा नदी घाटी क्षेत्र में। और जो चौड़ भूमि है बिहार में, इसकी जो औसतन चौड़ाई है वो लगभग 64 किलोमीटर है। बेगूसराय से खगड़िया के बीच का जो क्षेत्र वहाँ पर आप बिहार में देखेंगे तो यहाँ पर चौड़ भूमि बहुत अधिक मात्रा में पाई जाती है, जहाँ पर वर्ष भर क्या होता है? पानी जमा रहता है। और यहाँ पर क्या पाए जाते हैं? पानी जमा होने के कारण जलस्तर ऊंचा होता है और जलस्तर ऊंचा होने के कारण यहाँ पर जो विशेषता पाई जाती है वो क्या पाई जाती है कि पाताल तोड़ कुएँ। पाताल तोड़ कुएँ, अगर आपसे पूछा जाए कि पाताल तोड़ कुएँ कहाँ पाए जाते हैं, तो पाताल तोड़ कुएँ मुख्य रूप से दो स्थानों में पाए जाते हैं। एक तो वह क्षेत्र जो तराई का क्षेत्र होता है, जैसे हमने आपको बताया था कि हिमालय का तराई क्षेत्र, वहाँ पर पाताल तोड़ कुएँ पाए जाते हैं। और दूसरा हो जाएगा चौड़ भूमि या वह क्षेत्र जहाँ का जलस्तर बहुत ऊंचा होता है। और यहाँ से जब हम आगे चलेंगे मध्य गंगा के मैदान में, तो यहाँ पर जलोढ़ पंख और जलोढ़ शंकु, जलोढ़ शंकु
ये भी संरचना पाई जाती है। जलोढ़ पंख और जलोढ़ शंकु, ये संरचना कैसे बनती है? जब नदियाँ अवसादों को लाकर जमा करती हैं, नदियों के द्वारा जमा किए गए अवसादों से जमा किए गए नदियों के द्वारा जमा किए गए अवसादों से ये निर्मित संरचना है। निर्मित संरचना है जिसको हम क्या बोलते हैं? जलोढ़ पंख। पंख मतलब होता है कीचड़, मतलब अवसाद होता है। तो जो जलोढ़ पंख और जलोढ़ शंकु हैं, अगर आपसे पूछा जाए कि ये किसके द्वारा निर्मित संरचनाएं हैं, तो ये नदियों के द्वारा निर्मित संरचनाएं हैं। और इनका निर्माण कैसे होता है? जब नदियाँ अवसादों को जमा करती हैं अपने मार्ग में ही, मतलब नदी प्रवाहित हो रही है और बीच मार्ग में ही कहीं कहीं पर अवसादों के जमाकरण से ये आकृति बनती है। और लास्ट आकृति यहाँ पर पूछा जाता है गोखुर झील। नाम सुना होगा आपने, गोखुर झील। अगर आपसे पूछा जाए गोखुर झील किसके द्वारा निर्मित संरचना है? हवा के द्वारा, नदी के द्वारा, महासागर के द्वारा। तो यहाँ पर हमारा आंसर होगा नदी के द्वारा निर्मित संरचना है। नदी के द्वारा निर्मित संरचना है। नदी के द्वारा निर्मित संरचना है। और इसमें होता क्या है, थोड़ा सा इसको समझिएगा। इसी को हम इंग्लिश में ऑक्सबो लेक भी कहते हैं। इसी को हम इंग्लिश में ऑक्सबो लेक भी कहते हैं। जैसे सामान्य सीजन में नदी विसर्पित होकर इस तरीके से प्रवाहित होती है। नदियाँ विसर्पित होकर मतलब जिस तरीके से सर्प चलते हैं जिग जैग मोशन में, नदियाँ भी उसी तरीके से चलती हैं जब नदियों में पानी कम होता है। लेकिन जब नदियों में बाढ़ आती है, बरसात अधिक होती है, तो यही नदियाँ, ये जो इनका टेढ़ा मेढ़ा रास्ता है, इसी रास्ते को क्या कर लेती हैं? एकदम सीधा कर लेती हैं। मतलब नदियाँ जो जिग जैग मोशन में चलती हैं, अपने मार्ग को परिवर्तन करके एक सीधी रेखा में बहने लगती हैं। और जब सीधी रेखा में बहने लगते हैं तो यहाँ पर ये जो आकृति बनती है, ये गाय के पैर में जो खुर पाई जाती है, उस तरीके की इसकी आकृति होती है। और जब धीरे धीरे यहाँ का पानी सूख जाता है तो ये गाय के खुर के नुमा एक आकृति बनती है और उसमें पानी भरा रहता है। तो उसी को हम कहते हैं गोखुर झील। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगी हमारी गोखुर झील। और जो गोखुर झील है, ये किसके द्वारा निर्मित संरचना है? ये निर्मित संरचना है नदी के द्वारा। चीज़ें समझ में आई होंगी। यहाँ पर अगर आपसे पूछा जाए, यहाँ से फिजिकल ज्योग्राफी में सवाल बनता है कि आपसे तीन चार चीज़ ऑप्शन में दे देगा और पूछ लेगा कि यहाँ नदी के द्वारा निर्मित कौन सी संरचना है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि बिल भूमि, ताल भूमि, चौड़ भूमि, जलोढ़ पंख, जलोढ़ शंकु या गोखुर झील इत्यादि जो भी संरचनाएं हैं, ये किसके द्वारा निर्मित संरचनाएं हैं? ये सभी की सभी नदियों के द्वारा निर्मित संरचनाएं हैं। और इनकी विशेषता है कि ये किस मैदान में पाई जाती हैं? गंगा के मध्यवर्ती क्षेत्र में, मतलब जो पूर्वी यूपी और पश्चिमी बिहार का जो क्षेत्र है, यहाँ पर इन क्षेत्रों में ये मुख्य रूप से पाई जाती हैं। वैसे तो देखा जाए कि विश्व में जितनी भी नदियाँ होती हैं, सभी नदियाँ इन सभी संरचनाओं का निर्माण करती हैं। लेकिन जब हम गंगा के मैदान का अध्ययन हम कर रहे हैं, तो यहाँ पर गंगा के मैदान में, यह मध्य गंगा के मैदान में, मतलब जो अपना पश्चिमी यूपी है, पूर्वी यूपी है और जो पश्चिमी बिहार है, उन क्षेत्रों में ये सभी विशेषताएं पाई जाती हैं। आप इनको याद रखिएगा। यहाँ से सवाल अक्सर बनते रहते हैं कि गोखुर झील निम्न में से किसके द्वारा निर्मित संरचना है। आगे जब हम फिजिकल ज्योग्राफी का अध्ययन करेंगे, भौतिक भूगोल का, तो वहाँ पर हम देखेंगे कि वायु के द्वारा निर्मित कौन सी संरचनाएँ हैं, हमारी नदियों के द्वारा निर्मित कौन सी संरचनाएँ हैं, या जो ग्लेशियर हिमनद होते हैं उनके द्वारा निर्मित कौन सी संरचनाएँ हैं। तो आगे हम उनका अध्ययन करेंगे जब हम फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ेंगे तब। ये तो गंगा का मैदान हो गया। और गंगा के मैदान के बाद जो लास्ट हमारा आता है वो है
ब्रह्मपुत्र का मैदान, ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा निर्मित मैदान। ये जो मैदान है किस नदी के द्वारा निर्मित होगा? ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा निर्मित होगा। हमने आपको दूसरी क्लास में शायद पूर्वोत्तर भारत के बारे में कुछ पढ़ाया था और वहाँ पर एक छोटा सा मैप भी बना था, उसके बारे में हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि यहाँ पर जो ब्रह्मपुत्र नदी है वो किस तरीके से इस मैदान का निर्माण की है। यहाँ पर हमने बताया था आपको अगर याद होगा तो एक देश है जिसका नाम है नेपाल। यहाँ पर भारत का एक राज्य है जिसका नाम है सिक्किम। यहाँ पर भारत का एक राज्य है जिसका नाम है बिहार। और यहाँ पर भारत का एक राज्य है जिसका नाम है पश्चिम बंगाल। यहाँ पर भारत का एक राज्य है जिसका नाम है पश्चिम बंगाल। और यहाँ पर हमारा पड़ोसी देश है बांग्लादेश। ठीक, ये हमारा एक पड़ोसी देश है जिसका नाम है भूटान। और यहाँ पर हमारा पड़ोसी देश है चीन। और इधर हमारा पड़ोसी देश हो जाएगा म्यांमार। आप दूसरी क्लास को, जो दूसरी वीडियो है इंडियन ज्योग्राफी की, आप उसको एक बार देखिएगा, रिवीजन करिएगा, चीज़ें अच्छे से समझ में आएंगी। और यहाँ पर दूसरी क्लास में हमने आपको यहाँ पर पाई जाने वाली पहाड़ियों के बारे में भी बताया था। तो यहाँ पर ये जो हमारा राज्य है, ये कौन सा राज्य है? ये है अरुणाचल प्रदेश। और यहाँ पर हमारा एक छोटा सा राज्य है जिसका नाम है नागालैंड। नीचे आएंगे तो हमारा एक छोटा सा राज्य पड़ता है जिसका नाम है मणिपुर। और नीचे एक राज्य है जिसका नाम है मिज़ोरम। यहाँ पर राज्य है मिज़ोरम। और यहाँ पर एक छोटा सा राज्य जिसका नाम है त्रिपुरा। और इसके बारे में हमने आपको बताया भी था कि भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जो बांग्लादेश से 3 तरफ से घिरा हुआ है? तो त्रिपुरा है जो भारत से 3 तरफ से घिरा हुआ है। और यहाँ से हम आगे चलेंगे तो यहाँ पर एक छोटा सा राज्य हमारा मिलता है जिसका नाम है मेघालय। और ये हमारा बड़ा सा राज्य है जिसका नाम है असम भी बोलते हैं, आसाम भी बोलते हैं। और वर्तमान नाम इसका हो गया है असम। ठीक, ये तो हमारे पूर्वोत्तर भारत के राज्यों का एक परिचय है। आप इसको देखिएगा, जो दूसरी क्लास हमने पढ़ाई थी इसमें आपको पूरा का पूरा हमने पढ़ाया था। और यहाँ से हमको अध्ययन करना है ब्रह्मपुत्र नदी और उसके द्वारा निर्मित मैदान का। अभी हम नदी तंत्र नहीं पढ़ रहे हैं बल्कि एक बेसिक परिचय दे रहे हैं जिसमें हम नदियों के द्वारा निर्मित मैदान को पढ़ेंगे। चलिए आगे देखते हैं। ये जो ब्रह्मपुत्र नदी है चीन से निकलती है और ये अरुणाचल प्रदेश में प्रवाहित होते हुए, असम में प्रवाहित होते हुए बांग्लादेश में पहुंचती है। जब ये नदी चीन में प्रवाहित होती है तो यहाँ पर इसका नाम क्या होता है? यहाँ पर इसको हम कहते हैं सांगपो नदी, या इसी को यहाँ पर हम कहते हैं यारलंग जांगबो नदी। यारलंग जांगबो नदी। और इसी को हम भारत में कहते हैं सिंधु नदी। जैसे ही ये अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है तो इसको हम बोलते हैं दिहांग नदी। अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है तो इसको हम बोलते हैं दिहांग नदी। और जब ये असम में प्रवेश करती है तो इसको हम बोलते हैं ब्रह्मपुत्र नदी। इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम बोलते हैं ब्रह्मपुत्र नदी। और यही नदी जब बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो इसी को हम कहते हैं जमुना नदी। इसी को हम क्या कहते हैं? जमुना नदी। याद रखिएगा, यमुना अलग है, यमुना गंगा की सहायक है
और जमुना ब्रह्मपुत्र नदी का एक नाम है। यहाँ पर हम ब्रह्मपुत्र नदी को और कितने नामों से जानते हैं, तो बांग्लादेश में इसको हम क्या कहते हैं, जमुना कहते हैं। असम में इसका नाम ब्रह्मपुत्र है ही। अरुणाचल प्रदेश में इसको हम बोलते हैं दिहांग, और चीन या तिब्बत में इसको हम क्या कहते हैं, चीन या तिब्बत में इसको हम कहते हैं सांगपो नदी या यारलंग जांगबो नदी। इसकी जो सहायक नदियाँ वगैरह हैं, इनकी जो विशेषताएं हैं, इसको जब हम नदी तंत्र पढ़ेंगे तो वहाँ पर हम अलग से पढ़ेंगे। और यहाँ पर हम देखते हैं कि इसके द्वारा जो निर्मित मैदान है उसकी क्या विशेषता है। यहाँ पर जब ये असम में प्रवाहित होते हैं तो इस क्षेत्र में थोड़ा सा मैदानी क्षेत्र है, पठारी पहाड़ी क्षेत्र नहीं है बल्कि एक मैदानी क्षेत्र है। और यहाँ पर ये नदी दो धाराओं में बँट जाती है और यहाँ पर एक द्वीप का निर्माण करती है। और ये जो द्वीप है, इस द्वीप का नाम क्या है, इस द्वीप का नाम है माजुली द्वीप। इस द्वीप का नाम क्या होगा, माजुली द्वीप। अगर आपसे पूछा जाए कि ये जो माजुली द्वीप है यह किस राज्य में पड़ता है, तो माजुली द्वीप जो पड़ेगा वो पड़ेगा आपके असम में। और ये जो माजुली द्वीप है यह किस नदी के द्वारा निर्मित है, ये जो माजुली द्वीप है ये निर्मित है ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा। ये निर्मित किसके द्वारा है, ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा। इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर दे रहे हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि नदी के द्वारा निर्मित विश्व का सबसे बड़ा द्वीप, नदी के द्वारा निर्मित विश्व का सबसे बड़ा द्वीप, सबसे बड़ा द्वीप, तब हमारा आंसर क्या होगा, तब हमारा आंसर होगा माजुली द्वीप। तब हमारा आंसर होगा माजुली द्वीप। और ये जो माजुली द्वीप है यह किस नदी के द्वारा निर्मित है, तो अभी हमने आपको बताया कि ये निर्मित है ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा। ये निर्मित है ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा। और माजुली द्वीप किस राज्य में है, तो माजुली द्वीप स्थित है आपके असम में। इतनी चीज़ें क्लियर हुई। और यहाँ से जो दूसरा प्रश्न पूछता है, अगर आपसे पूछ लें कि विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप अगर पूछ लिया जाए तो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप हो जाएगा ग्रीनलैंड। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप हो जाएगा ग्रीनलैंड। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप हो जाएगा ग्रीनलैंड। और ये जो ग्रीनलैंड है इस पर किस देश का अधिकार है, ग्रीनलैंड पर अधिकार है डेनमार्क का। ग्रीनलैंड पर अधिकार किसका है, डेनमार्क का। और डेनमार्क किस महाद्वीप का देश है, ये महाद्वीप का देश है यूरोप का। डेनमार्क यूरोप महाद्वीप का देश है। लेकिन ये जो ग्रीनलैंड है अगर हम अवस्थिति के हिसाब से देखें तो ये किस महाद्वीप का हिस्सा है, ये है उत्तर अमेरिका महाद्वीप का। ये उत्तर अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। लेकिन इस पर अधिकार किसका है, इस पर अधिकार है डेनमार्क का। और ये जो ग्रीनलैंड है अगर आपसे पूछ दिया जाए कि इसकी राजधानी क्या है, इसकी राजधानी है नूक। इसकी राजधानी क्या होगी, नूक। तो यहाँ से जो सवाल बनते हैं आप इनको याद रखिएगा। अगर आपसे पूछा जाए कि नदी के द्वारा निर्मित विश्व का सबसे बड़ा द्वीप या विश्व का सबसे बड़ा नदीय द्वीप, तब हमारा आंसर हो जाएगा कि ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा असम में निर्मित माजुली द्वीप। लेकिन अगर केवल पूछा जाए कि विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, तब हम कहेंगे कि ये ग्रीनलैंड है। और इस पर अधिकार किसका है, इस पर अधिकार है आपके डेनमार्क का। और डेनमार्क किस महाद्वीप का देश है, डेनमार्क यूरोप महाद्वीप का देश है। लेकिन अगर हम अवस्थिति के हिसाब से देखें कि ग्रीनलैंड कहाँ पर स्थित है, तो ग्रीनलैंड स्थित है उत्तर अमेरिका महाद्वीप में। चीज़ें समझ में आई होंगी। और यहाँ से जमुना नदी आगे बढ़ती है तो अपने भारत से जाती है गंगा नदी।
और गंगा नदी को बांग्लादेश में हम क्या कहते हैं? गंगा नदी को बांग्लादेश में हम कहते हैं पद्मा नदी। और ये आगे बढ़ती है, फिर मेघना नदी इससे मिलती है, इसका नाम मेघना हो जाता है। और यही नदी विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा बनाते हुए बंगाल की खाड़ी में गिरती है। और इस डेल्टा का नाम क्या है? सुंदरवन का डेल्टा। सुंदरवन का डेल्टा। और इसकी विशेषता क्या है कि अगर आपसे पूछा जाए कि विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है, तो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है सुंदरवन का डेल्टा। और इस डेल्टा का निर्माण किन नदियों के द्वारा किया गया है? तो मुख्य रूप से गंगा नदी और इसकी सहायक ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा किया गया है। और ये दोनों नदियाँ कहाँ गिरती हैं? बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। और ये जो सुंदरवन का डेल्टा है, इसका विस्तार कितने देशों में है? तो 2 देशों में इसका विस्तार पड़ता है, भारत और बांग्लादेश में। और भारत के किस राज्य में इसका विस्तार है? तो भारत का जो राज्य है पश्चिम बंगाल, जिसकी सीमा बांग्लादेश से लगती है, यहाँ पर सुंदरवन के डेल्टा का विस्तार है। और यहीं पर पाए जाते हैं बंगाली टाइगर। चीज़ें समझ में आई होंगी। ये है ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा निर्मित मैदान। और ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा निर्मित जो मैदान है वो मुख्य रूप से आपके असम में मिलता है और आपके बांग्लादेश में मिलता है। और यहाँ से मैदान वाली टॉपिक हमारी कंप्लीट होती है। अब यहीं पर हम गंगा नदी तंत्र के बारे में पढ़ा दे रहे हैं कि जो गंगा नदी तंत्र है उसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक है, कौन कौन सी सहायक नदियाँ हैं और इसमें हमको सवाल कौन कौन से बनते हैं, उन्हीं को हमको अध्ययन करना होगा। तो अब आप यहाँ से अगली टॉपिक हेडिंग डालिएगा, गंगा नदी तंत्र। गंगा नदी तंत्र। हमारी अगली टॉपिक है गंगा नदी तंत्र। ये जो गंगा नदी तंत्र ये बहुत भारत का सबसे बड़ा तंत्र है और इसमें हमको बहुत सारी नदियाँ पढ़नी हैं। आप इन चीज़ों को पढ़ते समय एटलस ज़रूर लेके बैठिएगा, क्योंकि जब आप क्लास पढ़ेंगे एटलस में देखते रहेंगे, चीज़ों को मिलाते रहेंगे तो चीज़ें अच्छे से समझ में आनी है। नहीं तो हम ऐसे ही रेखा खींचेंगे, लाइन खींचेंगे, इधर उधर जोड़ेंगे घटाएंगे तो हो सकता है आपको समझ में ना आए। तो हम शुरू करते हैं गंगा नदी तंत्र। आप मेरे अकॉर्डिंग एक बार ध्यान से अच्छे से समझ लीजिए, फिर आप उसको एटलस में खोजिएगा, सारी की सारी चीज़ें मिलेंगी। हो ना हो आपके एटलस से ज़्यादा ही चीज़ें आपके क्लास में मिले। हम शुरू करते हैं गंगा नदी तंत्र के बारे में। यहाँ पर गंगा नदी की अगर बात की जाए तो ये निकलती कहाँ से है, तो आपको अक्सर कहीं ना कहीं मिला होगा कि गंगा नदी निकलती है गंगोत्री से। गंगा नदी निकलती है गंगोत्री से, तो थोड़ा सा उससे हम अलग अध्ययन करते हैं, आप ध्यान से इसको समझिएगा। एक पर्वत है जिसका नाम है सतोपंथ पर्वत, जिसका नाम है सतोपंथ पर्वत। और ये पर्वत किस राज्य में पड़ता है? ये पर्वत पड़ता है उत्तराखंड में। जो सतोपंथ पर्वत है ये किस राज्य में पड़ेगा? ये पड़ता है उत्तराखंड में। और इस पर्वत से 2 नदियाँ निकलती हैं, एक है विष्णु गंगा और दूसरी है धौली गंगा। इस पर्वत से 2 नदियाँ निकलती हैं। एक नदी है जिसका नाम है विष्णु गंगा नदी, और जो दूसरी नदी है इसका नाम है धौली गंगा नदी। धौली गंगा नदी। और ये जो दोनों नदियाँ आपस में मिलती हैं, तो यहाँ पर आपने पंचप्रयाग के बारे में सुना होगा, पढ़ा होगा। ये जो पंचप्रयाग है, पंचप्रयाग में कौन कौन से प्रयाग आते हैं? तो पंचप्रयाग में जो हिंदू मान्यता के अनुसार जो हिंदू धर्म के पौराणिक स्थल हैं, जो आस्था के स्थल है, जहाँ पर लोग पूजा पाठ करने के लिए घूमने के लिए जाते हैं, तो पंचप्रयाग में पहला है विष्णु प्रयाग।
विष्णु प्रयाग। दूसरा प्रयाग है नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग, कर्ण प्रयाग। उसके बाद आता है रुद्र प्रयाग और पांचवा है आपका देव प्रयाग। ये जो पांचों प्रयाग हैं इनको हम सम्मिलित रूप से क्या बोलते हैं? पंच प्रयाग बोलते हैं, और उन्हीं को हमको यहाँ पर देखना है। और इन पंच प्रयागों में से जो पहला प्रयाग हमको मिलता है यहाँ पर, इसका नाम क्या हो जाएगा? इसका नाम हो जाएगा विष्णु प्रयाग। पंच प्रयागों में से सबसे उत्तर में स्थित जो प्रयाग है वो कौन सा होगा? विष्णु प्रयाग हो जाएगा। धौली गंगा और विष्णु गंगा नदियाँ जब मिलती हैं विष्णु प्रयाग में और यहाँ से जब आगे बढ़ती हैं तो इसी नदी का नाम हो जाता है अलकनंदा नदी। इसी नदी का नाम क्या हो जाता है? अलकनंदा नदी। अगर आपसे पूछा जाए कि अलकनंदा नदी किन नदियों के संगम से बनती है या किन नदियों के मिलने से बनती है, तो अलकनंदा नदी विष्णु गंगा और धौली गंगा की धाराएं जब आपस में मिलती हैं और एक नदी के रूप में प्रवाहित होते हैं तो इसको हम बोलते हैं अलकनंदा नदी। और यहाँ से जब हम विष्णु प्रयाग से और दक्षिण में आते हैं तो उत्तराखंड में ही अलकनंदा में एक और नदी आकर मिलती है और इस नदी का नाम है नंदाकिनी नदी। इस नदी का नाम है नंदाकिनी नदी। और ये जो नंदाकिनी नदी है, नंदाकिनी नदी अलकनंदा की सहायक नदी है और नंदाकिनी अलकनंदा नदी के संगम पर जो प्रयाग है, दूसरा प्रयाग, इसको हम बोलते हैं नंद प्रयाग। अगर आपसे पूछा जाए कि जो नंद प्रयाग है वह किन नदियों के संगम पर स्थित है, तो हम कहेंगे अलकनंदा नदी और नंदाकिनी नदी। देख लेते हैं जो विष्णु प्रयाग है या किन नदियों के संगम पर स्थित है। यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा विष्णु गंगा और धौली गंगा। विष्णु गंगा और धौली गंगा नदियाँ। नंद प्रयाग तो यहाँ पर हमारी हो जाएगी अलकनंदा नदी और दूसरी है हमारी नंदाकिनी नदी। अलकनंदा नदी और नंदाकिनी नदी, इन दोनों नदियों के संगम पर कौन सा प्रयाग स्थित है? नंद प्रयाग स्थित है। अब जब यहाँ से हम थोड़ा सा और दक्षिण में चलते हैं तो जो हमारा तीसरा प्रयाग मिलता है वो कौन सा है? वो है हमारा कर्ण प्रयाग। तो यहाँ पर एक नदी आकर मिलती है जिसका नाम है पिंडर नदी। एक नदी है जिसका नाम है पिंडर नदी। ये भी उत्तराखंड में ही बहती है और उत्तराखंड में से ही, उत्तराखंड से निकलती है, उत्तराखंड में ही बहती है और उत्तराखंड में ही अलकनंदा नदी से मिल जाती है। और यहाँ पर इन दोनों के संगम पर जो प्रयाग है उसका नाम है कर्ण प्रयाग। उसका नाम क्या है? कर्ण प्रयाग। अगर आपसे पूछा जाए कि कर्ण प्रयाग की नदियों के संगम पर है तो हम कहेंगे कि अलकनंदा नदी है। अलकनंदा नदी और पिंडर नदी या इसी को हम कहते हैं पिंडार नदी। इन दोनों नदियों के संगम पर कौन सा हमारा प्रयाग है? वो है हमारा कर्ण प्रयाग। और यहाँ से जब हम और आगे चलते हैं तो यहाँ से एक और नदी आती है और ये अलकनंदा नदी में मिलती है और इस नदी का नाम है मंदाकिनी नदी। इस नदी का नाम है मंदाकिनी नदी। और अलकनंदा मंदाकिनी नदी के संगम पर हमारा चौथा प्रयाग है जिसका नाम है रुद्र प्रयाग। यहाँ पर जो हमारा चौथा प्रयाग है उसका नाम क्या है? रुद्र प्रयाग। और रुद्र प्रयाग किन नदियों के संगम पर है? तो हम कह सकते हैं कि रुद्र प्रयाग अलकनंदा नदी, अलकनंदा नदी और मंदाकिनी नदी के संगम पर स्थित है। मंदाकिनी नदी के संगम पर स्थित है। आप इन चीज़ों को ज़रूर लिखिएगा, याद रखिएगा, क्योंकि यहाँ से सवाल खूब बने हैं। अब जैसे मान लीजिए
पांचों प्रयाग में से 4 प्रयाग का नाम दे दिया आगे पीछे करके और पूछ दिया कि आप इनको उत्तर से दक्षिण या दक्षिण से उत्तर के क्रम में सजाइए। तो आप याद रखिएगा, सबसे दक्षिण में देव प्रयाग है, इसके उत्तर में रुद्र प्रयाग है, इसके उत्तर में कर्ण प्रयाग है, इसके उत्तर में नंद प्रयाग है और सबसे उत्तर में हमारा विष्णु प्रयाग। यहाँ पर सबसे उत्तर में कौन सा हो जाएगा? विष्णु प्रयाग, इसके दक्षिण में नंद प्रयाग और नंद प्रयाग के दक्षिण में कर्ण प्रयाग और कर्ण प्रयाग के दक्षिण में रुद्र प्रयाग और सबसे दक्षिण में हमारा देव प्रयाग। आपसे उत्तर से दक्षिण के दिशा में या नदियों के संगम पर स्थित के हिसाब से यहाँ पर सवाल पूछे जा सकते हैं और पूछे गए भी हैं। अब यहाँ से जब हम और आगे चलेंगे तो उत्तराखंड में ही एक ग्लेशियर है, एक हिमनद है जिसका नाम है गंगोत्री। जिसका नाम क्या है? गंगोत्री हिमनद। और ये जो गंगोत्री हिमनद है, इसी हिमनद से एक नदी निकलती है और इस नदी का नाम है भागीरथी नदी। इस नदी का नाम क्या है? इस नदी का नाम है भागीरथी नदी और इसी को हम गंगा नदी भी कहते हैं। जो भागीरथी नदी है इसी को हम गंगा नदी भी कहते हैं। और ये जो भागीरथी नदी है ये किसकी सहायक नदी हो जाती है? ये अलकनंदा की सहायक नदी हो जाती है। भागीरथी नदी अलकनंदा की सहायक नदी है। अब यहाँ से हम आगे चलते हैं तो यहाँ से जो सवाल बनता है, अक्सर टिहरी डैम के बारे में पूछा जाता है, कोटेश्वर डैम के बारे में पूछा जाता है कि ये बांध कहाँ पर है, किस राज्य में है। तो आप ध्यान से समझिएगा। ये हो गई हमारी भागीरथी नदी। और भागीरथी नदी की एक सहायक नदी है जो कि ऊपर से ही आती है। और ये जो नदी है भागीरथी नदी की जो सहायक नदी है उस नदी का नाम है भीलंगना नदी, या इसको हम बोलते हैं भील गंगा नदी। ये जो नदी है इसका नाम है भीलंगना, या इसी को हम कहते हैं भील गंगा नदी। और इन दोनों नदियों के संगम पर या भागीरथी नदी पर या गंगा नदी पर एक बांध बनाया गया है जिसका नाम है टिहरी बांध। जिसका नाम क्या है? टिहरी बांध है। अगर आपसे पूछा जाए कि टिहरी बांध किस राज्य में पड़ेगा तो टिहरी बांध है उत्तराखंड में, क्योंकि जो यहाँ पर हम चीज़ें जो भी देख रहे हैं ये सभी की सभी चीज़ें किस राज्य में हैं? ये सभी हैं उत्तराखंड में। और जो टिहरी बांध है या किस नदी पर है तो कह सकते हैं यह भागीरथी नदी या गंगा नदी पर स्थित है। और इसकी विशेषता क्या है कि भारत का सबसे ऊंचा बांध है और विश्व का सबसे लंबा और ऊंचा बांध अभी हाल ही में चीन के द्वारा बनाए गए बांध चर्चा में रहे हैं। आप उसको करंट की चीज़ें देख लीजिएगा कि चीन के द्वारा जो निर्मित डैम हैं उनकी क्या विशेषताएं हैं। और यहाँ से जब हम आगे चलेंगे तो गंगा नदी अलकनंदा नदी जैसे ही मैदानी क्षेत्रों में प्रवेश करती है तो यहाँ पर इसका नाम क्या हो जाता है? गंगा नदी हो जाता है। यहाँ से इसका नाम क्या हो जाएगा? गंगा नदी हो जाएगा। चीज़ें समझ में आई होंगी। थोड़ा सा यहाँ पर इनके बीच में जो स्थित स्थान है, यहाँ पर जो 5वां प्रयाग होगा वो कौन सा प्रयाग है? यहाँ पर जो 5वां प्रयाग है वो होगा हमारा देव प्रयाग। और देव प्रयाग की नदियों के संगम पर है तो यहाँ पर हमारा आंसर होगा देव प्रयाग, अलकनंदा नदी और दूसरी भागीरथी नदी। इन दोनों नदियों के संगम पर है हमारा 5वां प्रयाग जिसका नाम है देव प्रयाग। और यहाँ पर देव प्रयाग के पास 2 शहर स्थित हैं। देव प्रयाग के पास 2 शहर स्थित हैं जिनका नाम है ऋषिकेश और हरिद्वार। एक स्थान है हरिद्वार और दूसरा स्थान है ऋषिकेश। और यहाँ पर भारत की दवा बनाने वाले भी बहुत सारी फैक्ट्रियाँ हैं,
बहुत सारी कंपनी भी है यहाँ पर। उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश वैसे भी फेमस है औषधियों के लिए, तो यहाँ पर दवा बनाने की बहुत सारी कंपनियाँ भी हैं। और यहाँ पर हम देखेंगे कि 2-3 स्थल और हैं, जैसे जोशीमठ, गोपेश्वर, जोशीमठ, गोपेश्वर, और एक स्थान और है यहाँ पर जिसका नाम है बद्रीनाथ, जिसका नाम है बद्रीनाथ। ये सभी किस नदी के तट पर स्थित हैं? ये सभी स्थित हैं अलकनंदा नदी के तट पर। जोशीमठ, गोपेश्वर, बद्रीनाथ ये सभी स्थित हैं अलकनंदा नदी के तट पर। तो आज की टॉपिक में हमने आपको देखा, हमने आपको पढ़ाया कि यहाँ पर जो पंच प्रयाग हैं, अभी हमारा गंगा नदी तंत्र कंप्लीट नहीं हुआ है। गंगा नदी तंत्र यहाँ से हम चलेंगे तो अभी बहुत बड़ा है। अभी हमने आपको गंगा नदी तंत्र में केवल उत्तराखंड की चीज़ें पढ़ाई हैं, और यहाँ से जब हम आगे चलेंगे तो हमको पढ़ना होगा उत्तर प्रदेश की चीज़ें, जहाँ पर हमको बहुत सारी नदियों के बारे में पढ़ना है। जैसे आपकी रामगंगा नदी हो जाएगी, गोमती नदी हो जाएगी, इसकी सहायक सई नदी हो जाएगी, घाघरा नदी हो जाएगी, घाघरा की सहायक नदियाँ हो जाएंगी। और उसके बाद हम बिहार में प्रवेश करेंगे तो गंडक हो जाएगी, कोसी हो जाएगी, बूढ़ी गंडक हो जाएगी। फिर हम पश्चिम बंगाल में प्रवेश करेंगे तो महानंदा नदी हो जाएगी, और फिर हम चलेंगे बांग्लादेश में। तो अभी हमारा गंगा नदी तंत्र काफ़ी बड़ा है। आप इस लेक्चर में, इस वीडियो में इन चीज़ों को बढ़िया से समझने की कोशिश करेगा। और जो सवाल बनते हैं एक बार हम पुनः समझा दे रहे हैं कि सवाल यहाँ से किस तरीके से पूछे गए हैं और कहाँ से पूछे गए हैं। जैसे मान लीजिए 4 ऑप्शन दे दिया आपको, 4 ऑप्शन यहाँ पर दे दिया और आपसे पूछ ले कि इन निम्नलिखित में से दिए गए जो प्रयाग हैं उनको आप दक्षिण से उत्तर के क्रम में सजाइए। इन दिए गए प्रयागों को आप दक्षिण से उत्तर के क्रम में सजाइए। तो सबसे दक्षिण में प्रयाग कौन सा है? हमारा देवप्रयाग है। इसके उत्तर में कौन सा है? रुद्रप्रयाग है। इसके उत्तर में चलेंगे तो कर्णप्रयाग है, और सबसे उत्तर में, यहाँ से उत्तर में चलेंगे तो नंदप्रयाग है। आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा, 5 प्रयागों का नाम भी याद रखना है, किस दिशा में है ये भी याद रखना है, और किन नदियों के संगम पर हैं हमको ये भी याद रखना है कि कौन कौन से प्रयाग किन नदियों के संगम पर स्थित है। यहाँ से सारे सवाल पूछे गए हैं। और यहाँ पर जो स्थित स्थल हैं, जैसे हमने आपको बताया कि जोशीमठ हो गया हमारा, गोपेश्वर हो गया, बद्रीनाथ हो गया, हरिद्वार हो गया, ऋषिकेश हो गया, इन सभी स्थलों को भी आप याद रखिएगा कि ये जो स्थल हैं किन नदियों के तट पर और किस राज्य में स्थित हैं। और यहाँ से हम देखते हैं कि भारत का जो सबसे ऊंचा बांध है, टिहरी बांध, वो किस नदी पर है? गंगा नदी या भागीरथी नदी। और यहाँ से एक बांध और हमारा है, और इस बांध का नाम है कोटेश्वर बांध। इस बांध का नाम है, क्या है? इसका नाम है कोटेश्वर बांध। और ये जो कोटेश्वर बांध है ये किस राज्य में पड़ेगा? उत्तराखंड में। तो यहाँ पर स्थित जितनी भी चीज़ें हमने पढ़े ये सभी के सभी किस राज्य में स्थित हैं? ये सभी चीज़ें स्थित हैं आपके उत्तराखंड में। और अगली क्लास में हम यहाँ से आगे की चीज़ें पढ़ेंगे। आप इन चीज़ों को बढ़िया से समझ लीजिएगा। और कल हम शुरू करेंगे यहाँ से आगे उत्तर प्रदेश से गंगा नदी तंत्र के बारे में। और अभी हम केवल गंगा नदी के उत्तरी तट की सहायक नदियों के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि जब दक्षिणी तट की सहायक नदियाँ पढ़ेंगे तो हमारे अलग तरीके से पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।